Good morning, class 10th. This is the economics fourth clip of chapter 2 sectors of Indian economy. In this chapter, in last three clips, you have read the primary, secondary, and tertiary sectors and about GDP, gross domestic products. And in previous clip, yani in third clip, you are reading this topic primary, secondary, and tertiary sectors in India. The one subtopic of this topic had been left in previous clips. So let's start the topic of today, how to create more employment. But before starting it, let's revise this topic once again. इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा कि इंडिया के अंदर टर्शियरी सेक्टर का जो इम्पोर्टेंस है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसके कुछ कारण हमने बताया था, जैसे बेसिक सर्विस, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट, लोगों का डिमांड एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ETC। इसके अलावा हमने बताया था लक्ष्मी और सुखराम का एक कहानी, और उसी के थ्रू हमने दिखाया था डिसगाइज्ड और अंडर एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद का ये टॉपिक जो था वो अधूरा रह गया था पिछले क्लिप में। तो यहाँ पे अब सवाल खड़ी होती है या क्रिएट होती है कि लक्ष्मी जैसे जब लाखों किसान इंडिया के अंदर हैं तो उनके बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमने स्टेप वाइज उन तरीकों को लिखा है, आप उसे समझने का प्रयास करें। सपोज मान लीजिए कि लक्ष्मी के पास 2 हेक्टेयर ज़मीन था और उसके पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो यदि गवर्नमेंट इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, सपोज वो बेल खुदवा देती है या नहर बनवा देती है, तो इस अवस्था में क्या होगा, उसे इरिगेशन फैसिलिटी मिल जाएगी और खेती के अंदर प्रोडक्शन अच्छा होगा। साथ ही साथ अच्छे फसल के उत्पादन के लिए जो उसको लोन लेना पड़ता रहा था दूसरे जगहों पे, यदि उसे बैंक के थ्रू अगर मान लो उसे इरिगेशन फैसिलिटी मिल जाती है, तो इरिगेशन फैसिलिटी मिलने के बाद उसका प्रोडक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिसमें ज़्यादा इंसान की ज़रूरत पड़ेगी लेबर का, और इसके बाद क्या होगा, उसके सारे मेंबर उसमें काम में लग जाएंगे। इसके बाद अगला हम टॉपिक क्या देख रहे हैं, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज फैसिलिटी। यदि गवर्नमेंट क्या करती हो, बस ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा और स्टोरेज की सुविधा यदि ग्रामीण क्षेत्रों में देती हो, रोड से ग्रामीण क्षेत्रों को शहर से कनेक्ट कर देती हो, छोटी छोटी ट्रक चलने का साधन हो जाए, तो ये छोटे छोटे किसान भी क्या करेंगे, अपने उपजाए हुए फसल को मार्केट में जाके सेल करेंगे और इनकी इनकम क्या होगी, बढ़ेगी। और साथ ही साथ इस ट्रांसपोर्टेशन के वजह से एक नया रोजगार भी क्रिएट हो जाएगा लोगों के लिए। इसके बाद तीसरा क्या देख रहे हैं, लोन फ्रॉम्स बैंक। अब खेती अच्छी करने के लिए किसानों को क्या क्या चाहिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं किसानों को क्या क्या चाहिए। किसानों को चाहिए सीड्स, फर्टिलाइज़र, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, साथ ही साथ पंप सेट जो वाटर के लिए ज़रूरी हो। तो ये सारे प्रोडक्ट्स के लिए उनको चाहिए पैसे, और ये पैसे वो लेते थे, क्या करते थे, बड़े किसानों ट्रेडर से लेते थे। यदि बैंक उन्हें सस्ते इंटरेस्ट में लोन प्रोवाइड कर दे, तो सस्ते क्रेडिट, बिना ज़्यादा उलझन के, बिना कोई ज़्यादा उलझन वाले क्रेडिट के, तो इनका क्या होगा, इनके ये सारी चीज़ें खरीद करके अच्छी मात्रा में प्रोडक्शंस कर सकते हैं। तो ये भी रोज़गार बढ़ाने का एक तरीका है। फिर चौथा नंबर, सेटअप एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज़। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में, जिस सेमी रूरल एरियाज़ में जहाँ पे अगर एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा क्रिएट करना हो गवर्नमेंट को, तो यदि उन क्षेत्रों में जिस फसल की उपज ज़्यादा होती है, अगर उसी फसल से रिलेटेड कोई एग्रो इंडस्ट्रीज़ खड़ी कर दी जाए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ अगर खड़ी कर दी जाए, तो वहाँ बहुत सारे किसान क्या करेंगे, उस लोकल इंडस्ट्रीज़ में जाके तो सेल करेंगे ही अपना प्रोडक्शन, साथ ही साथ उसमें बहुत सारे बेरोज़गार लोगों को काम भी मिलेगा। जैसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज ऐसे हैं, जैसे पोटैटोज़ का हो गया, शुगर केन का हो गया, हनी का हो गया, राइस, वीट, टोमेटो, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें अगर लोकल क्षेत्र में ही बिकनी शुरू हो जाए तो किसानों का इनकम क्या होगा, ग्रो करेगा।
फिर उसके बाद है एक टॉपिक, आपको पहले इसको अगले पॉइंट्स पे जाने के लिए, यानी बाय एजुकेशन एंड हेल्थ पे जाने के पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है कि इंडिया के अंदर 5 से 29 साल के लोगों की संख्या 46% है, जिसमें से मात्र 52% ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अपने आप को अटेंड करवा पाते हैं, बाकी शिक्षा ले ही नहीं पाते हैं। तो यदि गवर्नमेंट क्या करे, एजुकेशन की व्यवस्था करे, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खुलवाए और बिल्डिंगें बनाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप और टीचर भी चाहिए। इस तरह से क्या होगा, स्टडी प्लान के वजह से कम 20 लाख से ज़्यादा रोजगार क्या होगा, क्रिएट होगा। इसी तरह से यदि हेल्थ से रिलेटेड सुविधाएं दी जाए तो हेल्थ वर्कर, नर्सेज, डॉक्टर्स की संख्या भी ज़रूरत पड़ेगी रूरल एरियाज में, जैसे इसके वजह से भी जॉब क्रिएट होगी। और यदि टूरिज़्म की बात की जाए तो इंडिया के अंदर टूरिज़्म का बहुत ही बड़ा सेक्टर है, और यदि टूरिज़्म को सपोर्ट किया जाए तो टूरिज़्म के वजह से छोटा छोटा क्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ क्या हो सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं, और टूरिज़्म से भी लोगों को रोज़गार मिल सकता है। ऐसा माना जाता है कि इंडिया के अंदर हर साल 35 लाख लोगों को टूरिज़्म से क्या होता है, रोज़गार मिलता है, या कह सकते हो हाँ, हर साल मिलता है। अब इसमें से सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट है मनरेगा। इसका पहले फुल फॉर्म आप जान लीजिए। हालांकि इंडिया के अंदर राइट टू वर्क सबको है, सबको काम देने का अधिकार है। इसी को देखते हुए, यानी ये राइट टू वर्क ही देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया, 625 डिस्ट्रिक्ट में इस मनरेगा को इंट्रोड्यूस किया, यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो आप 9th में भी पढ़े थे। इस एक्ट के तहत, यानी मनरेगा के तहत, हर व्यक्ति को कम से कम साल में 100 दिन रोजगार दिया जाएगा। यदि गवर्नमेंट इसको करने में असफल होती है तो उनको बेरोजगारी भत्ता यानी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देगी। तो यहाँ पे इससे क्या होगा कि जो बेरोजगार व्यक्ति है उनको रोजगार मिलेगा। तो ये सब तरीके थे चैप्टर 2 का सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का। इस टॉपिक में हमने देखा कि किस तरह से ज़्यादा रोजगार क्रिएट की जा सकती है। और ये 4th क्लिप है। आगे अभी और 2 क्लिप आपको पढ़ना है। अगले क्लिप में आपको ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज, उसके बाद आपको पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट सेक्टर के बारे में भी पढ़ना है। तो आज के लिए बस इस क्लिप में इतना ही। धन्यवाद।